हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए सामाजिक अध्ययन की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। और देखिए आप लोगों के हिंदी और मैथ दो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए क्या दिए गए। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, मेघालय, मानसराम, केरल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि आपका जो मानसराम है ना, तो ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है भारत में। और ये आपका पड़ता है मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में है। तो देखिए मानसराम में आप लोग ध्यान रखने 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर कितनी होती है? 11,872 मिलीमीटर होती है। और ये अगर इंच में बात करें तो ये 467 इंच। और आप लोग ध्यान रखना है ये एक साल में वर्षा होती है इतनी। ठीक है, 11,872 मिलीमीटर अगर मिलीमीटर की बात करें तो, और 467 इंच एक साल में वर्षा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो आपका कह रहा है 5 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 3 सेकेंड, 4 मिनट 3 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड। तो आप लोग ध्यान रखना है जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो वो होता है 8 मिनट और आपको हो जाए 20 सेकेंड हो जाए। कितना है? 8 मिनट 20 सेकेंड में ये पृथ्वी तक आ पाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं। देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड क्लियर तो दिया नहीं गया, तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं 8 मिनट 3 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो ऑप्शन दिए जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय और रडराज। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है। इसके जो हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, सबसे प्रतापी राजा थे। तो देखिए चालुक्य वंश की बात कर रहे हैं, आपसे ध्यान रखना है कि चालुक्य वंश की यदि बात करेंगे तो चालुक्य वंश जो था आपका 550 से लेकर 753, ठीक है, ईस्वी तक रहा था। आप लोग देखना है। अब देखिए इसकी 3 शाखाएं थी। एक तो बादामी, ठीक है, बादामी चालुक्य बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट थी दूसरी वेगी, ठीक है, वेगी चालुक्य, वेगी चालुक्य। ठीक है, और तीसरी थी आपकी कल्याणी, कल्याणी चालुक्य। ठीक है, तीसरी कौन सी थी? कल्याणी चालुक्य। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। देखो बादामी की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये मूल शाखा थी। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब चालुक्य की मूल शाखा ये थी आपकी बादामी चालुक्य। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन, ठीक, पुलकेशिन प्रथम। ठीक, कौन संस्थापक थे? पुलकेशिन प्रथम संस्थापक थे। और देखिए यदि वेगी चालुक्य की बात करेंगे तो इसके थे विष्णुवर्धन। ठीक है, कौन से थे? विष्णुवर्धन। आप लोग ध्यान रखना है, विष्णुवर्धन। ठीक है, अब वेगी चालुक्य। यदि कल्याणी की बात करेंगे तो ये थे तैलप द्वितीय। इसके संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। तो देखिए आप लोग ध्यान रखना है चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हुई थी। ठीक है, बादामी चालुक्य, वेगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। ठीक है, तो ये जो बादामी मूल शाखा थी जिसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे, वेगी चालुक्य विष्णुवर्धन और कल्याणी चालुक्य तैलप द्वितीय थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षचरित के रचयिता थे हर्ष, बाणभट्ट, भौभूत, मातंग। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। आप लोग ध्यान रखना है। और देखिए जो बाणभट्ट थे, जो हर्षवर्धन, ठीक है, राजा हर्षवर्धन उसके दरबारी कवि थे। आप लोग ध्यान रखना है। जो हर्ष था वो था पुष्यभूति वंश का शासक। ठीक है, पुष्यभूति वंश, या इसको वर्धन वंश भी बोला जाता है। ध्यान रखना है, वर्धन वंश भी बोला जाता है। अब देखो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक वो था पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति। अब देखो पुष्यभूति का उत्तराधिकारी था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। पुष्यभूति वंश का जो उत्तराधिकारी था वो कौन सा था? प्रभाकर वर्धन। इसके 3 संतानें थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। एक तो राज्यश्री थी, ठीक है, राज्यश्री नाम था, ठीक है,
और एक था राज्यवर्धन, और नेक्स्ट था हर्षवर्धन। ठीक है, 3 थे, 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। ठीक है, तो पुत्री का नाम था राजश्री। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश बोला गया। आगे चल के जब हर्षवर्धन शासक बना तो इसको ठीक है वर्धन वंश बोला गया या हर्षवर्धन वंश बोला गया, ऐसा आप लोग ध्यान रख रहे हैं। तो प्रभाकर वर्धन के 3 थे, राजश्री पुत्री थी, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, जो राजश्री थी इसका विवाह हुआ था कन्नौज के शासक, ठीक है, कन्नौज के शासक थे गृहवर्मन। ठीक है, कन्नौज के शासक थे गृहवर्मन। ठीक है, इसके साथ में क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ठीक है, राजश्री का, कन्नौज के शासक थे गृहवर्मन, उनके साथ राजश्री का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। आप लोग ध्यान रखना है। क्या हुआ था कि जो प्रभाकर वर्धन था, ठीक है, जब मतलब बुजुर्ग हो गए थे तो इनके ठीक है राज्य में क्या हुआ था कि हूणों ने आक्रमण किया था। ठीक है, क्या किया था, हूणों ने आक्रमण किया था। तो हूणों के मतलब उनको दबाने के लिए किसको भेजा गया था, राज्यवर्धन को भेजा गया था युद्ध के लिए। ठीक है, राज्यवर्धन जब युद्ध मतलब हूणों से आक्रमण हुआ था, हूणों का आक्रमण, वहाँ पे युद्ध कर रहा था राज्यवर्धन, तभी उसको सूचना मिली, ठीक है, कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वो वहाँ से चल के कहाँ पे पहुँचा, थानेश्वर पहुँचा, क्योंकि जो पुष्यभूति वंश था ना, इसकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी। आप लोग ध्यान रखना है, कहाँ पे थी, थानेश्वर। जब थानेश्वर पहुँचा तो देखा जाके कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब प्रभाकर वर्धन जो था ना, उसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी उस समय। ठीक है, जब थानेश्वर पहुँचा, पहले तो ये सूचना पहुँचा तो पिताजी तब तक ठीक है मृत्यु हो चुकी थी पिताजी की। ठीक है, मतलब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद वहाँ पे सूचना मिली, ठीक है, राज्यवर्धन को, जो कन्नौज का शासक था गृहवर्मन, उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मालवा देखो आप इधर, मालवा के शासक थे देवगुप्त और बंगाल का शासक था शशांक। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, दोनों ने ठीक है कन्नौज पे आक्रमण किया और गृहवर्मन की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, जब गृहवर्मन की हत्या कर दी और जो राजश्री थी उसको बंदी बना लिया, तो ये सूचना भी राज्यवर्धन को मिली। ठीक है, तो राज्यवर्धन क्या हुआ, अपनी सेना लेके ठीक है कन्नौज की तरफ चल दिया। क्या हुआ कि उसने जब कन्नौज की तरफ बढ़ा तो उसने जो मालवा के शासक था देवगुप्त, ठीक है, देवगुप्त को क्या हुआ था, राज्यवर्धन ने पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित किया। देखो देवगुप्त को तो राज्यवर्धन ने क्या किया था, उसको हरा दिया था। लेकिन क्या हुआ था कि जो शशांक था, ठीक है, शशांक ने क्या किया था, देखो शशांक ने धोखे से, ठीक है, शशांक ने धोखे से क्या किया था, राज्यवर्धन की धोखे से राज्यवर्धन की क्या की थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, धोखे से, मतलब युद्ध नहीं किया लेकिन धोखे से क्या हुआ, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन की भी देखो, यहाँ तो पहले क्या हुआ था कि जब राज्यवर्धन आया, पहले तो देवगुप्त को उसने पराजित किया। ठीक है, देवगुप्त को पराजित कर दिया, तो इसने क्या किया, शशांक ने क्या किया, धोखे से राज्यवर्धन की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो राज्यवर्धन की जब हत्या हो गई तो उसके बाद क्या हुआ था, जो हर्षवर्धन था 606 ईस्वी में क्या हुआ था, ठीक है, थानेश्वर जो था ना, थानेश्वर वहाँ का क्या बना, राजा बना। एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था 606 में, ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि भाई की मृत्यु होगी, उसके बाद नंबर किसका था, हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन क्या हुआ, शासक बना। अब जब 606 में हर्षवर्धन शासक बन गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी, देखो थानेश्वर से कहाँ ले गया, कन्नौज राजधानी बनाई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो जो हर्षवर्धन था उसी ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। पहले तो जो हर्षवर्धन मतलब जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, थानेश्वर में राजधानी थी। आप लोग ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है, तो कह रहे हैं कि जीरो आधारित बजट में, कह रहे हैं घाटे के बजट में, संतुलित बजट में, बचत के बजट में। ठीक है, तो देखो ये तो दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि आय और व्यय, देखो आय मतलब इनकम और व्यय मतलब खर्चा, दोनों कैसे हो रहे हैं, बराबर। तो देखो घाटा पड़ ही नहीं सकता है, जब जितना कमाया उतना खर्च किया तो घाटा कहाँ हुआ। जैसे कमाया 10,000, खर्च किया 15,000, तो घाटा हो सकता है, समझे। तो यहाँ पे घाटे की बात नहीं करें, जितना आय और व्यय दोनों मतलब इनकम और खर्च दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो देखो घाटे के बजट में ये हो ही नहीं सकता है, बचत बजट में ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जितना कमाया उतना खर्च किया तो बचत कुछ हुई नहीं। ठीक है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब कह रहे हैं जीरो आधारित बजट में, तो जीरो आधारित आपका ये हो नहीं सकता है। ठीक है, जीरो आधारित नहीं होगा, आपका आंसर हो जाए संतुलित बजट में। ठीक है, बैलेंस बजट में क्या होगा कि जितना कमाया उतना खर्च किया, बैलेंस बजट की बात करेंगे तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो आपका दिया कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमर सागर। तो इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो आपको हो जाए मृत सागर। अब देखिए कैस्पियन सागर आप लोग ध्यान रखें, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की, ठीक है, सबसे बड़ी झील की बात करें तो आप बता देना कैस्पियन सागर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया। और देखिए पिछली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है, मतलब खिलजी वंश के बारे में पूर्ण डिटेल से आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, देखो खिलजी वंश जो था, खिलजी वंश आप लोग बताया था कि आपका जो खिलजी वंश चला था 1290 से लेकर 1320 तक चला था। ठीक है, अब जिसमें क्या हुआ था कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, कब की थी, 1296 में ने की थी। ठीक है, और 1296 में क्या हुआ था, ठीक है, अलाउद्दीन ठीक है शासक बना 1296। ठीक है, और देखिए 1296 में बना और ये 1316 में क्या हुआ था कि 1316 तक रहा। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंस निकालो कितने का अंतर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, क्योंकि देखो अलाउद्दीन क्या किया था, जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी, उसका शासक बन गया, कब बने, 1216 में, और कब तक रहा, 1316 तक रहा। तो आप लोग डिफरेंस निकालो कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 2 वर्ष, मतलब 20 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक है महेंद्र वर्मा, कह रहे पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, कह रहे राज प्रथम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महेंद्र वर्मा। ठीक है, तो मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, महेंद्र वर्मा थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, कि निम्न उत्पादकता मतलब क्या हुआ कि उत्पादन कम हुआ। तो यहाँ पे कह रहे हैं पिछड़ी तकनीकी, ठीक है, और कह रहे हैं कि जोत का छोटा आकार, नेक्स्ट कह रहे हैं शाख का अभाव, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि सारे कारण है। देखो क्या है, कुछ तो तकनीकी ठीक नहीं है, और जोत का छोटा आकार, ठीक है, और कह रहे हैं शाख का अभाव, ये तीनों आपके ऑप्शन हो जाएंगे, मतलब आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती, कह रहे ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में, कह रहे नदी के मुहाने पर। देखो नदी के मुहाने पर बी आकार की घाटी नहीं बनेगी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, देखो ऊपरी मार्ग पर भी नहीं बनेगी, तो आपका हो जाएगा निचले मार्ग पर। ठीक है, जब वो जैसे नदी क्या होती है पहाड़ों पे उतरती हुई जब आती है, जब निचला मार्ग आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बी आकार की घाटी बन जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो आपका कह रहे हैं 2.5, 5.5, 9.5 और 9.4 कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके औसत घनत्व की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भृगु का निर्माण कहाँ होता है, कह रहे हैं पहाड़ी भाग में, समूह के किनारे, हिमानी क्षेत्र में, कह रहे हैं मरुस्थल क्षेत्र। देखो समुद्र होगा यहाँ पे, समूह नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखना है कि समुद्र आपका यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, समुद्र के किनारे। ठीक है, तो देखो भृगु का निर्माण की बात कर रहे हैं तो ये समुद्र के किनारे ही बनता है। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और किनारे क्या होती है, जो मिट्टी होती है उसको बहा के ले जाती हैं।
तो मिट्टी जब बह के अंत चली जाती है तो उसके किनारे क्या बचती है, कठोर पहाड़ी बचती है, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, भृगु बोला जाता है, ठीक है। जो कठोर चट्टान दीवार जैसी, ठीक है, बन जाती है समुद्र के किनारे, उसी को क्या बोला जाता है, भृगु बोला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के किनारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग ऑप्शन दिए भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। और देखिए इसमें टोटल जो सदस्य थे, ठीक है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। देखिए इस क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।